नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट देखने वाले हैं, राइट। और इसके थ्रू हम लोग बीएसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बीएसओ हो, एसएसओ हो या आपका जो सीजीएल हो या फिर इंटर लेवल हो, तो जो सवाल का लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा जो इनका जो सिलेबस है वो एक जैसा ही है, ठीक है। तो मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज से, तो इससे मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस मैं कोशिश करूँगा कि इससे मैं कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। लेक्चर बनाने का टाइम नहीं है, लेक्चर आप लोग देखते भी नहीं है ना। तो बेहतर है कि हम लोग जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है, उनके थ्रू पूरे सिलेबस को कवर करते चलें, ठीक है। हमारा 4 पार्ट है, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएसएससी का, उसमें 4 पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट है आपका जीएसजीए, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे और दिमाग में सेट रखेंगे चीज़ों को। जीएसजीए, ठीक है, जीएसजीए जनरल साइंस, जीएससी बोल लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मैथ्स है, उसके बाद एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक। वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो है 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इसका 50 है और बीच में 25-25 वेटेज है। तो मैं जो सेट बना के लेके आ रहा हूँ उसमें आपका 25 क्वेश्चंस हैं, ठीक। 25 क्वेश्चंस का सेट मैं बना के लेके आ रहा हूँ। ये सारे जो है मैंने कहीं से उठाए ही हैं, ऑनलाइन उठाया है, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिहार का एसआई हो गया, दरोगा हो गया, जो भी एग्जाम होता है ना बिहार का, उसमें जो भी आपका जो स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है या मैथ पूछा जाता है, तो उनसे भी मैं उठा के लेके आ रहा हूँ सवाल, ठीक। तो ये जो टेस्ट पेपर है वो 25 क्वेश्चन है और इसी अनुपात में है ना। अनुपात क्या है इसका? 2-1-1-2, ठीक है। तो अगर आपके पास 6 क्वेश्चन हो तो 6 क्वेश्चन में आपके जो अनुपात बनता है वो है 2:1:1:2, ठीक है। इसी अनुपात में मैं कोशिश करूंगा कि हो, एक आध सवाल आगे पीछे हो सकता है, बट मोटा मोटी यही रहने वाला है, ठीक। तो अगर आपका मेरा लेक्चर पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। जोड़िए लोगों को जो तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई पैसे मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो लुफ्त उठाइए। चलिए आते टॉपिक पे। तो हमारा जो पहला सवाल है, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों कि ये जो है बीएसएससी बीएसओ का एग्ज़ाम, बीएसओ, ठीक है, एसएसओ, नॉट एएसओ, एसएसओ, सीजीएल एंड इंटर लेवल, ठीक है। इनमें क्या है कि आपका जो क्वेश्चंस है उनमें लेवल में थोड़ा अंतर होगा। ये चूँकि ऊपर का लेवल है तो ज़्यादा कठिन सवाल होगा, थोड़ा कम कठिन होगा, इसमें थोड़ा इजी सवाल होगा, बट मोटा मोटा जो सिलेबस है वैसे ही रहने वाला। तो एक बार आप कठिन सवाल के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार आप एवरेज सवाल के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको नीचे के सवालों में दिक्कत नहीं होगा, इंटर लेवल तो आराम से होगा, राइट। तो हम लोग एग्जाम के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर करंट अफेयर्स हटा दिया जाए इस पूरे टेस्ट पेपर से, तो मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट पेपर है किसी भी टाइम में, किसी भी समय में, आज से 10 साल बाद भी किसी बीएसएससी का एग्जाम होगा तो उसमें भी ये यूजफुल रहेगा, राइट। तो आते हैं, चलिए टॉपिक पर, मैथ से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:7। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पर 3:7 के रेशियो में, ठीक है। इफ द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 147 देन फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है। अब इसके बारे में एक दो बातें हम लोग जान लेते हैं, फिर इस सवाल को देखेंगे, ठीक। कि 2 नंबर है, मान लेते हैं, मान लीजिए कि 2 नंबर्स है। इस सवाल का मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसके थ्रू सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस कवर करने के लिए जो भी इर्द गिर्द बातें होंगी उस सवाल के, वो हम लोग करते चलेंगे, राइट। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बने रहिए, ठीक है, आपके फ़ायदे का ही चीज़ है। मान लेते हैं 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 2 नंबर मान लीजिए कोई सा भी, 21 और 9 मान लेते हैं, 21 एंड 9 मान लेते हैं, करेक्ट। अब ये हमने 2 नंबर मान लिया, इस 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू, इसका निकालने का तरीका 21 9, ठीक है, 3 7 जा 3 3 जा 3 जा 9, 21 21 3 जा 63 होता है। तो एलसीएम क्या आ जाता है, 63 आ जाता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 3 है। तो इसको हटा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये याद रखना है, ठीक है। फार्मूला अगर आप भूल भी गए तो भी सवाल होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या है, आंसर से मतलब है, आंसर मेरा सही आ गया, कैसे भी क्या हो, तुक्का मार के क्या हो, या दिमाग लगा क्या हो, या मेथड से क्या हो, या शॉर्ट ट्रिक लगा क्या हो, काम हमारा करेक्ट होना चाहिए, बस दैट इज़ व्हाट मैटर्स, ठीक है। वही आपको मार्क्स फेच करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जब हमने देख लिया तो एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कीजिए कि 21 × 9 इक्वल्स टू 63 × 3, ये आता है क्या, ये हमको पहले चेक करना है। तो 21 × 9 होता है
आपका 189 एंड 63 इंटू 3 होता है आपका 189, मतलब कि ये सही है, करेक्ट है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये करेक्ट हो गया, क्वेश्चन का जो जवाब था हमको मिल चुका है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम, उस नंबर उन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। ये 63 क्या था, एलसीएम था, 3 क्या था, एचसीएफ था, 21 क्या था, नंबर था, 9 जो है वो आपका दूसरा नंबर था। जब आपने दोनों का प्रोडक्ट किया और एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो वो दोनों बराबर आ गए, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर है। ये हमेशा ट्रू है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फंडा बहुत जगह काम आएगा आपके, ठीक। तो एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, इसको अपने को कंठस्थ कर लेना है। राइट, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सवाल पर कि हमसे पूछा है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:7 इफ द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 147। राइट, अब दो नंबर हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं 3x बोल लेते हैं, ठीक है, और 7x बोल लेते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एक थोड़ा ये भी अब हम लोग समझ लेते हैं 2 लाइन में। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, अगर जस्ट इन केस किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ये भी समझ लेना ज़रूरी है, ठीक है। एलसीएम होता है, एलसीएम, एलसीएम को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा नंबर जहां पर जो दोनों हैं उनका वो मल्टीपल बन जाए, ठीक है। एक नंबर है हमारा यहाँ पर, दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पर, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा जो ये कुछ मल्टीप्लाई होते 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 ये इस नंबर पे पहुँचा होगा, ठीक है। एक ऐसा नंबर होगा, सेकंड नंबर जो है एक ऐसा नंबर होगा जो कुछ मल्टीप्लाई होते होते इस नंबर पर पहुँचा होगा, और इन दोनों के लिए ये वाला जो नंबर है वो सेम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कि मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 16 एंड 15 ले लेते हैं, ठीक है, 16 एंड 15 ले लेते हैं, ठीक। तो 16 एंड 15 का एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, 16 इंटू 15, ये तो 2 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, कुछ भी नहीं है कॉमन, ठीक है, 16 15, राइट। इसका एलसीएम हो जाएगा 16 इंटू 15। 16 इंटू 15 कितना होता है दोस्तों, 16 इंटू 15 होता है 240, करेक्ट। तो 240 ये हमारा एलसीएम आ गया, मतलब ये वो नंबर है, 240 वो नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हमने मल्टीपल बना के लाया है। अब सवाल आता है कि मल्टीपल मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 के टेबल में जो भी आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 12 जो है वो भी 2 का मल्टीपल है, करेक्ट। वैसे अगर 7 ले लीजिए, 7 का मल्टीपल कौन कौन है, 14 जो है उसका मल्टीपल है, 21 जो है उसका मल्टीपल है, 28 इसका मल्टीपल है। तो जो भी जिस नंबर को मल्टीपल बोल रहे हैं, जिस नंबर को हम मल्टीपल बोल रहे हैं, जिस नंबर का मतलब जो का वाला जो नंबर है वो उसको डिवाइड कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर, वापस हम लोग सवाल पे आते हैं, भटक गए थोड़ा सा, एक ऐसा नंबर जो कि जिसको कि दोनों ही डिवाइड कर पाएँ, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको दोनों ही डिवाइड कर पाएँ वो उसका एलसीएम होता है, ठीक है। 240 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं आपको मिलेगा जिसको 16 भी डिवाइड कर पाए और 15 भी डिवाइड कर पाए, इसीलिए इसको बोला गया लीस्ट सबसे छोटा नंबर है। दूसरा बात क्या बोला है, कॉमन, दोनों में कॉमन है, दोनों कॉमन मल्टीपल है। अब मल्टीपल मतलब मैंने बताया है कि उसका वो गुना में आता है, ठीक है। तो एक सबसे छोटा नंबर जो दोनों के गुना में आता है वो आपका 240 है यहाँ पर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आराम से ही लेते हैं, ज़्यादा टफ नहीं लेते हैं। 27 एंड 33 ले लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालते हैं, 3 9 जा 27, 3 11 जा, इसका एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 9। ये एलसीएम निकालने तो आपको आता होगा, है ना।
तो एलसीएम निकाला हमने 11 इंटू 3 इंटू 9। जिनको नहीं आता है प्लीज़ कमेंट बताइए, या फिर वो पढ़ लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। इतना तो मतलब आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ तो पता हो। मैं उसको बस क्या कर रहा हूँ, पॉलिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या है, 99 इंटू 3 इज 297, करेक्ट। अब 27 एक नंबर है, 33 एक नंबर है, इसका एक मल्टीपल आता है 297, एंड 33 का भी एक मल्टीपल आता है 297। कहने का ये मतलब है कि 297 से छोटा आपको ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं मिलेगा जिसको 27 भी डिवाइड कर दे और 33 भी डिवाइड कर दे। तो ये क्या बन जाता है, लीस्ट, सबसे छोटा नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अकेले का तो 27 का तो 54 भी है, ठीक है, 27 का 54 भी है और 33 का 66 भी है, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं है ना, हमको कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है, तो नाम में ही आपको बता रहा है कि कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 297। ठीक, थोड़ा मैथ्स वाले पार्ट में टाइम लगेगा, राइट, बने रहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अगर जिनको समझ में आता हो या जिनको पता हो तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं सवाल पे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला सवाल आता है HCF, इसको हम लोग GCD भी बोलते हैं, GCD। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब थोड़ा एक वर्ड आया है फैक्टर, तो मान लेते हैं कि 27 एक नंबर है, तो 27 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 54 हो सकता है, ठीक है, 81 हो सकता है ना, 81 के बाद क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है। तो फैक्टर मतलब क्या हो गया, फैक्टर मतलब होता है नीचे वाला नंबर जो इसको डिवाइड कर सके, और मल्टीपल होता है ऊपर वाला नंबर जिसको ये डिवाइड कर सके। तो मल्टीपल क्या होगा, जिस नंबर का भी हम मल्टीपल बोलेंगे वो उसका ऊपर वाला नंबर होगा। ठीक, और जब हम किसी नंबर का किसी दूसरे नंबर को फैक्टर बोलेंगे तो फैक्टर नीचे वाला नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर पाएगा। तो दोनों ही केस में कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, बीच वाला ये नंबर है, आप मेरा हाथ समझिए, बीच वाला नंबर है, इसके ऊपर जो नंबर होगा जिसको ये डिवाइड कर पाएगा वो इसका मल्टीपल होगा, और इसके नीचे जो कोई नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर पाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नीचे वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर ये था, नीचे वाला जो नंबर है, ठीक है, उसके लिए ये जो नंबर है ये मल्टीपल है। कहने का ये मतलब है कि 9 के लिए 27 क्या है, मल्टीपल है। 27 इज मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, अदर वे अराउंड जो मैंने अभी बताया आपको, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 27। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल किसको बोलते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या रिलेशन है, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो मल्टीपल होगा, जो नीचे वाला नंबर होगा वो फैक्टर होगा, और दोनों में क्या होगा कि जो छोटा वाला नंबर होगा बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इज फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, छोटा वाला नंबर है। नाउ वापस आते हैं HCF GCD पर, HCF एंड GCD। चलिए HCF, दोस्तों इतना डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उस तरह से पढ़ाइए। जिनको लगता है कि सर आप मतलब बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और मतलब हमको क्वेश्चन ही सिर्फ कवर करना है, तो आप अपना भी राय विचार रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है ना। चलिए, तो HCF पे आते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। अब कोई सा भी नंबर मान लेते हैं 9 एंड 21 है। ठीक है, क्या बोला है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, और हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, यही हमारा सवाल है। ठीक, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, उम्मीद है आपको ये निकालना आता होगा। 9 एंड 21, कॉमन में 3 आ गया, 3 और 7। ठीक,
तो 3 आ गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। HCF इक्वल्स टू 3। तो 3 इज द लार्जेस्ट नंबर, 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 3 इज द हाइएस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ ऑफ देम। ठीक है, उस केस में क्या था, एलसीएम वाले केस में एक ऐसा नंबर जो दोनों ही नंबर का मल्टीपल है, और इस केस में क्या है, एक ऐसा नंबर, उसमें लीस्ट नंबर था, एक ऐसा जो 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर, सब ऊपर में 1 नंबर है। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोल दिया हमने, मल्टीपल बोल दिया, क्योंकि इसके ऊपर है वो, है ना। तो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है, ये भी इसको डिवाइड कर पा रहा है और ये भी इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो ये क्या है, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, दोनों ही का कॉमन मल्टीपल है और सबसे छोटा नंबर है जो मल्टीपल में है। अब दूसरे इसमें क्या बोल रहा है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या बोल रहा है आपका, कि ये दोनों नंबर हैं हमारे, और इन दोनों को कोई एक ऐसा कॉमन नंबर बताइए जो डिवाइड कर पा रहा हो लेकिन सबसे बड़ा हो। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। 3 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, 13 एंड 26 ले, पहले 26 नहीं, पहले कुछ और लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 ले लिया, अभी 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, HCF। अब देखिए ये प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, 9 × 2 = 18 और 9 इज 3 × 3 = 9। तो इसके तो फैक्टर्स हैं, लेकिन एक प्राइम नंबर का क्या फैक्टर होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ और 1। ठीक है, एक 13 जो है इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 13 का फैक्टर होगा 13 × 1, चाहे तो 13 एक इसका फैक्टर होगा जो खुद को डिवाइड कर पाएगा, या फिर 1 एक फैक्टर होगा जो खुद उसको डिवाइड कर पाएगा, राइट। तो और कोई इसमें फैक्टर ही नहीं आते हैं प्राइम नंबर में। इन दैट केस इन दोनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1। क्यों 1 आया, क्योंकि देखिए ना, आप 13 और 18 है ना, इसका HCF निकालिए, इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 13 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, 1 आ जाएगा। इस केस में भी 3 × 1 था, तो हमने उसको 3 बोल दिया था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया था 1 को। ठीक है, इस केस में हम इसको 1 को इग्नोर नहीं कर सकते कि 1, क्योंकि 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल जिसमें ये बोलता है कि भाई एक नंबर 13 है, दूसरा नंबर 26 है। नाउ इन दैट केस 26 जो है वो 13 का मल्टीपल है, तो हम इसका LCM निकालते हैं, सॉरी HCF निकालते हैं। HCF हो जाएगा 13 × 1। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया, यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 इज द हाईएस्ट नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर पा रहा हो, और वो क्या है, उसका फैक्टर है। ठीक, टर्मिनोलॉजी चेंज करके इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल लेते हैं। फैक्टर क्या करता है, डिवाइड करने का ही तो काम करता है, अभी हमने देखा है वो चीज़, तो इसको नाम बदल के इन्होंने डिवाइजर भी बोल दिया। तो कॉमन वर्ड यहाँ भी यूज हो रहा है, तो आपका जो ये वर्ड है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, सॉरी हाँ, दोनों को ही डिवाइड कर रहा हो, करेक्ट। तो उम्मीद है आपको HCF LCM बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, 2 नंबर जो है वो रेशियो में है 3:7 के। मान लेते हैं कि नंबर क्या है हमारे, 3x और 7x है, राइट। तो ये हमारे नंबर आ गए। अब आप गौर कीजिए कि इन दोनों का HCF क्या आएगा। नंबर हमने मान लिया 3x 7x, तो HCF निकालने का क्या तरीका था, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर, 3x, 7x। ठीक है, तो 3x मतलब क्या होता है, 3 × x होता है ना, तो x कॉमन आ गया, 3 7, और तो कोई फैक्टर नहीं बचा इसमें, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, ये जो x आया है वो आपका HCF हो गया। बस वो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें पुट कर लीजिए, HCF मिल गया, LCM मिल गया, नंबर हमको पता है 3x और 7x। एक बार कर लेते हैं, 3x × 7x इक्वल्स टू, x जो है वो HCF है और LCM क्या है, 147 है। ठीक, तो x से x काट दिया, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स, x की वैल्यू निकालनी है, HCF क्या है, x है हमारा यहाँ पर ना, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू 7 3 21 जो 147 को भाग देगा तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया हो। नंबर पहले हमने रेशियो से नंबर को माना,
फिर उसका HCF निकाला, HCF जो है हमारा x आ गया। फार्मूला जो हमने अभी देखा था, जो मैंने बोला था आपको कंठस्थ कर लीजिए, ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, इसी में मैंने सीधा सीधे उस नंबर को और HCF को डाल दिया है, हमको ये वैल्यू आ गया। नाउ एक इसमें शॉर्ट ट्रिक है, वो भी हम लोग देखते चलते हैं। हमारा नंबर क्या था यहाँ पर, हमारा नंबर 3x एंड 7x था। x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 7, तो नंबर क्या आ जाएगा 21 एंड 7 7 जा 49, ठीक है। हमारा एलसीएम जो है 147 एलसीएम ये दिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। अब देखिए कि इसमें से जो है एक फैक्टर को आप निकाल दीजिए। कौन सा फैक्टर, 7 के फैक्टर को निकाल दीजिए। 7 का फैक्टर निकाल दिया हमने, ठीक है। 7 का फैक्टर अगर निकाल दिया तो बचा क्या, जो रेशियो का अमाउंट था वही बचेगा, इंटू 3 इसको हटाइए, आप ऐसे समझिए, मुझे बता रहा हूँ मैं। हमारा नंबर क्या आया 21। अभी हम लोग रिवर्स में चलेंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से होता है, तब आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 21 हमारा एक नंबर निकल के आया, इसका जो फैक्टर होता है वो 7 × 3 होता है, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारे पास 49, 49 इक्वल्स टू 7 × 7 होता है। आपको पता होगा कि एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम लोग रिपीटिशन में से एक को ही उठाते हैं, ठीक है, और एचसीएफ में रिपीटिशन को ही उठाते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो रिपीटेशन को, जैसे ये जो रिपीटेशन है ये तो एचसीएफ हो गया, अभी साथ आया था एचसीएफ, और एलसीएम जब निकाल रहे होंगे तो ये जो जैसे ये और ये कॉमन है तो इसमें से बस एक को ही लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन है उनमें से बस एक को ही लेते हैं। तो वह 1 7 जो है वो कॉमन है, 1 7 क्या है कॉमन है, ये कॉमन है और ये दोनों मिला के एक कॉमन बन गया, तो हम लोग एक ही इसमें से 7 लेंगे, राइट। 1 7 ये उठा लिया, 1 7 ये उठा लिया, इसके साथ कोई कॉमन में नहीं है, और 1 3 ये उठा लिया। आप गौर कीजिए कि 7 7 49, 49 3 147 होता है, तो एलसीएम जो निकल के आया वो 147 आया था। नाउ अब जो हमको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्या दिया हुआ है 3:7 का रेशियो दिया हुआ है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 आ जाता है, ठीक। अब ये जो रेशियो रहा होगा, कभी भी आप दो नंबर का अगर आप रेशियो ले रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो भी एचसीएफ होगा वो कट के हट गया होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा 21 एंड 49 का जब आपने रेशियो लिया होगा तो इसका एचसीएफ क्या था 7 था एचसीएफ, तो 7 × 3 अपॉन 7 × 7, तो जो एचसीएफ था वो कट के हट गया होगा, तो बचा क्या आपका रेशियो में जो नॉट कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है वो कट के हट गया होगा क्योंकि वो एचसीएफ में था, नॉट कॉमन पार्ट जो है वो आपका रह गया होगा। हमने क्या किया, इन दोनों का गुना ले लिया और इस गुना से हमको मिल गया 21। नाउ अब आप गौर कीजिए, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको गौर करने वाली है। पहला चीज़ तो ये है कि एलसीएम कैसे बना है, एलसीएम जो है इन सब के मल्टीप्लिकेशन से बना है, करेक्ट। वी हैव लेफ्ट आउट 7। एचसीएफ जो है वो आपका किससे बना है, एचसीएफ बना है आपका जो कॉमन पार्ट है उसको हटा करके। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम अपॉन रेशियो कर लेते हैं, एक बार करके देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम क्या था, ये वाला एलसीएम में जाएगा और ये जो है आपका एचसीएफ आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड वैल्यू अभी नहीं लिखते हैं, सीधा सीधी जो हमने जैसे एलसीएम क्रिएट किया था वो लिखते हैं 7 × 7 × 3, ठीक है। ये एलसीएम आया था इस तरह से। रेशियो कैसे आया था, रेशियो का गुना, रेशियो का गुना आया था कॉमन पार्ट को हटा करके, ठीक है। रेशियो का मल्टीप्लिकेशन जो 21 आया था वो कॉमन पार्ट को हटा करके आया था, तो 3 × 7, 3 × 7, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे कि 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कट गया और ये बच गया 7, ये सीधा आपका एचसीएफ दे देता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आपका क्वेश्चन आए, तो ये तो भी मैंने लंबा समझाने के लिए बताया आपको। तो अगर आप रेशियो का मल्टीप्लिकेशन जो कि 21 है और एलसीएम जो कि 147 है, तो 147/21 कर देंगे इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ आ गया,
ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बैकग्राउंड में कि कैसे हुआ ये, बट हमारा काम क्या था कि इसको इस तरह से अप्लाई। अब वो मैंने पीछे वाला क्यों बताया, क्योंकि अगर जस्ट इन केस अगर आप मिस कर जाएं तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में हो कि आपका रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है वो उसमें क्या फैक्टर्स आए थे, एलसीएम निकालने में क्या फैक्टर्स आए थे और वो कैंसिल आउट हो गए थे। ठीक है, इस तरह से आप ये सीधा सीधी एक लाइन में कर सकते हैं। बाकी जिनको ये समझ में ना आया हो वो जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है 3x 7x वो वाला जो मैंने मेथड बताया था उससे आप बिल्कुल आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए ये सवाल ख़त्म होता है। अगला सवाल है कि ये आपको एक नंबर दिया हुआ है 1729 p, ठीक है, और ये जो है 9 से डिविजिबल है। तो क्या बोला है कि p का वैल्यू बताइए। तो इसके लिए एक कंडीशन होता है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको चीज़ों को कंठस्थ रखना है। तो यहाँ पर क्या कंठस्थ रखना है ये आप देखिए। इसके लिए होता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट्स निकालिए। तो 1 + 7 8, 8 2 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 6 29, 5 34। ठीक है, तो 34 प्लस p। ठीक है, दिस हैज़ टू बी डिविजिबल बाय 9, क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब टेबल 9 का टेबल पढ़िए। 9 के टेबल पढ़ने से आपको पता चलेगा कि हमारा जो अगला नंबर है, ठीक है, चूँकि प्लस p है तो सब देयर हैज़ टू बी अ वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, चाहे 0 होगा 1 2 3 4 होगा। लेकिन ठीक है, तो इसका पहले मल्टीपल्स निकालिए 34 से ऊपर वाले। तो क्या क्या है, 36 है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ठीक है, 9 6 जा 54। ठीक है, तो अब ये देखिए कि अगर 34 है तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर p का वैल्यू इस केस में 2 आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा, p का वैल्यू 11 आ जाएगा, इस केस में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। नाउ p इज अ सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट कौन सा है, 2 वाला है। 2 कहाँ पर है, ये 2 यहाँ पर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि सम ऑफ द डिजिट्स फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 9 द सम ऑफ द डिजिट्स शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9, शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। थोड़ा उड़ाना शुरू करें सवालों को क्योंकि बहुत टाइम लग गया पहले सवाल में। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 50, 58 एंड 69 लीव्स 1, 2 एंड 6 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, अब इसका करने का दो तरीका है, क्योंकि ये वास्तुनिष्ठ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधी आप नंबर निकालिए और सीधी डिवाइड करके देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए जो मेथड है वो पहले देख लेते हैं। 3 नंबर दिए हुए हैं 50, 58 एंड 69, राइट। अब इस केस में बोला है कि रिमाइंडर 1 है, 2 है और 6 है। ठीक है, 1, 2 और 6 है, मतलब 49, 56 एंड 63। तो ये तो रिमाइंडर है ना, ये क्या था, डिविडेंड था। एक जो हम लोग भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ऐसे बनाया होगा आपने बचपन में, है ना। तो यहाँ पर आता है कोशेंट, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोशेंट, डिविडेंड, डिवाइज़र, ठीक है, और नीचे आके आएगा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही करते थे। तो इस केस में क्या बोला है कि आपका सबसे बड़ा नंबर बताइए जो तीनों को जब डिवाइड करेगा तो हमको ये रिमाइंडर देगा। मतलब कि हमसे पूछा गया है कि आपको सबसे बड़ा डिवाइज़र बताना है, मतलब कि हमको डिविडेंड दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, कोसेंट से मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि डिविडेंड को यहाँ पर लिख लिया, ये डिविडेंड है मेरा, ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, राइट। तो ये डिविडेंड है जिसमें ये रिमाइंडर छूट रहा है, मतलब कि अगर रिमाइंडर को घटा दें उसमें से, नंबर में से, डिविडेंड में से रिमाइंडर को अगर हटा दें तब तो वो मल्टीपल हो जाएगा, सीधा किसी नंबर का मल्टीपल हो जाएगा वो। तो हमने क्या किया कि इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया, 50 में से 1 को माइनस कर दिया, 49 आया, रिमाइंडर माइनस कर दिया डिविडेंड में से, तो हमारा ये 3 नंबर निकल के आ गया। अब ये तीनों नंबर जो हैं किसी एक नंबर के मल्टीपल में होंगे। किसके मल्टीपल में है, ठीक है, 8 का तो हो ही नहीं सकता, 8 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। 6 का भी नहीं हो सकता
कि 6 इवन नंबर है, क्योंकि 6 का जो भी मल्टीपल आएगा 6, 12, 18, 24 सारा कुछ इवन नंबर में ही आएगा, यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ये दोनों तो कट गया, राइट। एक जो है, एक तो हमेशा ही फैक्टर होता है, तो दिस हैज़ टू बी ट्रू, ठीक है, एक ट्रू है। 7, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो तीनों को 7 भी डिवाइड करा, यानी ये दोनों ही इस केस में आंसर बन रहे हैं। लेकिन एक कैच है, कैच क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, और इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 7 है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। The largest 4-digit number which when divided by 7, 11 and 13 leaves remainder 4 in each case is। तो इस सवाल को अप्रोच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होता है। लार्जेस्ट 4-digit नंबर 4 9 होगा, ठीक है, 4 9 हो गया। विच when divided by 7, 11 and 13, तीनों से ही डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों का जो एलसीएम होगा वो अगर उसी इस सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करे तो वो भी 4 ही छोड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सवालों को, ये दिमाग के साथ खेलना चाह रहा है आपके। ठीक है, कि लार्जेस्ट 4-digit नंबर जो कि इन तीनों नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो 4 देगा। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर मानिए और 7 से डिवाइड करते चलिए और फिर आपको नंबर खोजना है। लेकिन बोल रहा है कि तीनों से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो अगर इसको डिवाइड करे, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नॉट हाईएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो अगर सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करे और 4 जो है वो रिमाइंडर आए, तो वैसा हमको कुछ यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 7, 11, 13, आप देखिए तीनों जो आपके प्राइम नंबर हैं, तो कुछ नहीं इसका एलसीएम, सीधा सीधी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका एलसीएम बन जाएगा आपका 13 10 130, 143, 143 इंटू 7, ठीक है, 143 इंटू 7 बनता है इसका एलसीएम। ये आ जाएगा आपका 7 3 जा 21, 1001 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। नंबर आ गया हमारा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर एक ऐसा नंबर होगा x जिसको 1001 भाग देगा और 4 जो है वो रिमाइंडर आएगा। तो थोड़ा दिमाग अगर लगाएं हम लोग तो सीधा सीधे देख सकते हैं कि 9 से गुना कर दीजिए, इसको 9 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 9009। 9009 एक ऐसा नंबर है जिसको आपका जो एलसीएम है वो डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, सीधे गुना किया, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर एलसीएम गुना कर पा रहा है तो 7 भी डिवाइड कर पाएगा, 11 भी डिवाइड कर पाएगा और 13 भी डिवाइड कर पाएगा, प्रॉपर डिवीजन कर पाएगा। दिस 9009 इज द मल्टीपल ऑफ 7, 11 एंड 13, तीनों से ही वो डिवाइड हो जाएगा। हमसे बोला है कि तीनों में 4 रिमाइंडर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें +4 कर देंगे, तो ये 9013 हो जाएगा। ठीक है, 9013 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करने का तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो मैंने इसमें सीधा सीधी किया है, मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम को जो हाईएस्ट कॉमन नंबर है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो ये 4 डिजिट से बाहर चला जाएगा। ये 9009 जो है इज़ द लार्जेस्ट नंबर जो कि एलसीएम के मल्टीपल में आ रहा है। इसके बाद एक और मल्टीपल अगर लगाएंगे, मान लीजिए हमने 10 से गुना कर दिया होता तो वो 5 डिजिट में चला गया होता, हमारा काम वहाँ खत्म हो गया होता, राइट। इसीलिए, और 8 से क्यों नहीं गुना किया, 8 से नहीं गुना किया क्योंकि उसके बाद 9 तो बचा ही हुआ है ना, 9 में भी तो आपको 4 डिजिट का नंबर मिल नहीं रहा है। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो आपके 9th मल्टीपल में मिल रहा है, और 9th मल्टीपल क्या है आपका 9009 है, उसमें मैंने 4 जोड़ दिया जाके रिमाइंडर में हमको चाहिए था, बस आंसर आ गया। जो दूसरा तरीका है इसका वो क्या है कि एलसीएम तो हमने पता कर लिया, राइट। अब इसको जो एलसीएम है उसको इसको भाग दे दीजिए, 1001 9999, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए। ठीक, जैसे ही भाग देंगे आप तो देखेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 9 1000 1000 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 990 आ गया, मतलब कि 9999 को जब हम लोग एलसीएम से भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर निकल के आया 990, लेकिन हमको रिमाइंडर कितना चाहिए था, 4 चाहिए था, मतलब इसमें कितना रिमाइंडर एक्स्ट्रा है, इसमें 800, 990 माइनस 4 कितना हो जाता है 986, नॉट 886, 986,
तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये नंबर है इसमें से अगर 986 घटा दें, 986 क्यों घटाया, क्योंकि हमको रिमाइंडर 4 ही चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 990 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 886 जो नंबर है एक्स्ट्रा नंबर है इसमें, और इस एक्स्ट्रा नंबर को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो 9999 को 986 उसमें माइनस कर देंगे तो जो हमको मिलेगा 3109, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, ऑन स्पॉट आपका इसमें दिमाग लगना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा मैथ्स का जो 5 सवाल था वो खत्म होता है। काफ़ी लंबा पार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट्स और इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 2024 ओलंपिक गेम्स हेल्ड एंड व्हाट वाज द मैस्कॉट? 2024 में ओलंपिक हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स हमेशा 4 साल पे होता है। तो 24 में हुआ था ओलंपिक, ये कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर है आपका पेरिस। पेरिस में हुआ था आपका। ये हो सकता है ऑप्शन में आपका ये 2 रिपीट हो जाता, पेरिस पेरिस, और ये ज्यूज ज्यूज होती है, हम यहाँ भी पेरिस हो जाता, तब आपको ये भी पता होना अनिवार्य था। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो जैसे ही आपको पता है कि 2024 में जो ओलंपिक गेम्स है वो आपका पेरिस में हुआ था, तो फाइडजीज जो है इसका मैस्कॉट था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पेरिस और इसका जो मैस्कॉट का नाम है फाइडजीज, वो भी। वेयर इज 2028, 4 साल बाद होगा 2028, ओलंपिक शेड्यूल टू टेक प्लेस, कहाँ होने वाला है 2028 का ओलंपिक्स? ठीक है, तो ये आपका लॉस एंजलिस में होने जा रहा है। ये आपका जुलाई 2024 का ये है करंट अफेयर से, है ना। तो हम लोग चूँकि 1 साल का ऑलमोस्ट कवर करेंगे, तो यहाँ पर ये भी कवर करते चलते हैं, ठीक है। तो 2028 में कहाँ पर होगा ओलंपिक्स? ये आपका लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2024 ओलंपिक गेम्स? ठीक है, 2024 ओलंपिक गेम्स का जो मोटो क्या है? इसका मोटो है आपका गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, बड़ा सा गेम खोलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द न्यू गेम्स एडेड इन 2024 ओलंपिक गेम्स? ठीक है, नया गेम जो है उसमें ऐड किया गया था, कौन से थे वो? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोटिंग या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर ये आंसर है दोस्तों, ये तीनों ही सही है, तीनों ही सही है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा एक सर्फिंग ये भी जो है आपका गेम ऐड हुआ था। 4 गेम्स ऐड हुए थे, 3 मैंने लिखे हुए हैं, चौथा सर्फिंग था, ठीक है। तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग, ये चारों जो है आपके न्यू गेम्स ऐड हुए थे। ये पहले नहीं थे, 2024 में नए गेम्स थे, ऐड हुए थे। क्रिकेट भी शायद 2028 से ऐड होने वाला है, ठीक है, T20 टाइप का कुछ ऐड होगा। व्हाट इज सेबेक्स? सेबेक्स जो है न्यूज़ में देखने के लिए मिलता है, क्या है ये? अ न्यू फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, सिंगापुर इंग्लैंड एक्सरसाइज, ठीक है, अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, अ हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव, ठीक है। क्या है ये हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो EX जो है वो आपका एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ होता है, यहाँ पर एक्सप्लोसिव के लिए यूज़ हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? इसके ऑथर कौन है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट के? ये आपके कर्नल MB रविंद्रनाथ। तो ये सब फैक्चुअल सवाल हैं, याद करने पड़ेंगे। जितनी बार आप वीडियो देख लेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। हु सक्सीडेड ऋषि सुनक एज PM ऑफ UK? आप जानते हैं कि ऋषि सुनक जो हैं वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ठीक है, ब्रिटिश के, मतलब यूनाइटेड किंगडम के PM थे वो। अभी कौन बने हैं? अभी आपके कीर स्टारमर बने हैं। क्या बने हैं? कौन बने हैं? कीर स्टारमर। ये किस पार्टी से हैं? ये आपके लेबर पार्टी से हैं। ये सवाल आ सकता है कि कीर स्टारमर जो कि UK के PM हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम? अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ये भाई साहब तो हर जगह ही दिखेंगे आपको, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में और 2011 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। अगर ये उस दिन 10-15 रन पर आउट हो जाते तो इंडिया ये दोनों ही ट्रॉफी नहीं जीत पाता, ठीक है। ही इज़ नन अदर देन गौतम गंभीर, ठीक है। ऑल्दो धोनी को क्रेडिट मिलता है, लेकिन आप दोनों ही मैच का फाइनल देखिए, दोनों मैच में अगर गंभीर स्कोर नहीं करते ना तो वो दोनों अपन जीत नहीं पाते। चलिए
व्हाट वाज द नेम ऑफ अवार्ड दैट वाज गिवन टू पीएम मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। ठीक है, तो होता क्या है कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट का जो हेड है उसको कुछ अवार्ड देते रहता है, एज अ साइन ऑफ गुडविल बोल सकते हैं, एज अ साइन ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं, एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप बोल सकते हैं। तो इसी केस में जो है पीएम मोदी को जो है रसिया जो है वहाँ के व्लादिमीर पुतिन जो है इन्होंने इनको एक अवार्ड दिया था। इस अवार्ड का नाम क्या था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये आपके रसिया का है। बाकी सारा जो है वो मोदी को दिया गया है, और भी दिए गए हैं, 4 ये भी हैं। मित्र विभूषण आई गेस श्रीलंका ने दिया था, श्रीलंका। ये आई गेस यूएई का था, शायद यूएई का था, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन ये भी चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। इनको दिया गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी चेक करेंगे तो चलेगा, बट मोटा मोटी आप ये ध्यान में रखिए कि सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो है इस सवाल का जवाब है और आपको याद रखना है। चारदियो मैदान, द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अब ये देखिए, ये एक मैदान है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया में और भी हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट पार्ट से ये पहला जगह है, और ओवरऑल वर्ल्ड में 43rd है। ठीक है, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और ये किस स्टेट में है? ये आसाम में है। कहाँ है ये? आसाम में। इस जगह पर क्या देखने के लिए मिलता है? बरियल ग्राउंड है ये, बरियल ग्राउंड ऑफ, वहाँ के राजा होते थे अहोम्स एंड ऑफ अहोम एंड नहीं, अहोम किंग्स एंड क्वींस। ठीक है, किंग्स एंड क्वींस, इनको यहाँ पर जलाया दफनाया जाता रहा होगा उस टाइम। अहोम कौन थे? बहुत लंबे समय तक इन्होंने ये किया था, एंड दे वेर एक्चुअली द रीज़न वाई द मुगल इंडिया डिड नॉट एक्सपैंड इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उन्होंने उनसे जितनी बार जंगें हुई ना, हर जंग में उनको वो परास्त करते रहे, और इसी कारण से मुगल इंडिया जो है वो आपका, मुगल्स जो थे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपैंड नहीं कर पाए। ठीक है, अगला सवाल है, हीरे-बेनाकल इज अ मेगालिथिक साइट इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, ये मेगालिथिक साइट है, नाम याद रखना, हीरे-बेनाकल मेगालिथिक साइट है। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, दिहोंगी पैलोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। दिहोंगी पैलोलिथिक साइट कहाँ पर है दोस्तों? नाम से तो लगता है कहीं असम का होगा, बट इट इज़ नॉट इन असम, ये झारखंड में है। ठीक है, हजारीबाग में पड़ता है, ये हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, दिहोंगी पैलोलिथिक साइट जो है वो आपका इसमें। अब पैलोलिथिक साइट से ध्यान आया तो पैलोलिथिक साइट जो है इसके 3 फेजेस थे, अपर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड लोअर पैलोलिथिक। ठीक है, 3 फेजेस में ये डिवाइडेड था, क्योंकि ये बहुत एक लंबा समय था जिसमें मतलब आदि मानव जो थे वो इधर उधर मूव करते थे, कोई रिटर्न इंस्क्रिप्शंस नहीं है, बस कुछ फोटो वगैरह जो भीमबेटका में बनाए थे वो थे, या फिर स्टोन टूल्स होते थे वो लोग वो चीज़ यूज़ करते थे ये लोग। तो एक बहुत लंबा समय तक ये चलता रहा। तो इस पूरे लंबे समय को इन्होंने क्या किया, 2 भाग बांट दिया, ओबियसली ओवर द चेंज ऑफ द वेदर और चेंज इन द लिविंग पैटर्न ऑफ द आपके आदि मानव, राइट। तो पैलोलिथिक साइट है। इसके बाद आता है मेजोलिथिक, इसके बाद आता है नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक। ठीक है, इसके बाद आता है आयरन एज। ठीक है, आयरन एज। नाउ थोड़े इसमें ध्यान रखिए कि पैलोलिथिक सबसे पुराना है, पी से पुराना, पी से पैलोलिथिक, मी से मिडिल, मी से मेजोलिथिक, एंड एन से नियो। नियो ही नाम में ही नियो है ना, तो नियो मतलब नया ही होगा, है। तो इस तरह से आप इसको तीनों को याद रखेंगे। चैल्कोलिथिक में कोयला यूज़ होने लग गया, आयरन एज में आयरन यूज़ होने लग गया। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा कुछ सवाल, किस चीज़ पे? रीजनिंग पे। आखिरी के 7-8 सवाल बचे हैं बस, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, इससे ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट। तो पहला सवाल है कि फाइंड एक्स एंड वाई। आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, इसमें सिंपली ऐसा है कि इसका एक्स का जैसे वाई से रिलेशन है वैसे 8 का वाई से रिलेशन है, सॉरी एक्स का जैसे 35 से रिलेशन है उसी तरह से 8 का वाई से रिलेशन है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू 35 सेम एज 8 इज रिलेटेड टू वाई।
ठीक है। अब ऑप्शंस दे रखे हैं, ये थोड़ा कठिन लेवल का सवाल है, थोड़ा सा कठिन लेवल का सवाल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा XYZ अपने को पता नहीं है, और इसमें बस आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के आप ये कर नहीं पाएंगे। सो कोई करने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ऑप्शन उठाइए और उससे आपको कुछ सोचिए, अगर लगता है तो आप लगा लीजिए। तो इसका करने का जो तरीका है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, कि हर तरह के जब आप क्वेश्चन देख लेंगे, तब जब आप उसके सामने नया कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपके पास पता होगा कि हमको इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, तो x इसका आंसर हो जाता है बी। बी कैसे हो जाता है कि 7 इज रिलेटेड टू 35, 7 इज रिलेटेड टू 35 एज 8 इज रिलेटेड टू 48। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे रिलेटेड रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है यहाँ पर। यहाँ पर रिलेशन है 7 इंटू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 35, 8 इंटू 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 48। ये 6 आ जाएगा ना, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना, ये 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। इसको करने का कोई तरीका नहीं है, बस आपको स्ट्राइक करना चाहिए टाइम पर कि क्या कैसे होने वाला है। थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए इन टाइप्स के क्वेश्चंस का, इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अब ये सवाल है कि UDVA इज रिलेटेड टू CDLI इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सेम वे एज AJBG इज रिलेटेड टू IRJU टू विच, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज YHZ रिलेटेड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ये कुछ रिलेशन है इसका इससे, सेम एज इसका रिलेशन है इससे। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका रिलेशन निकालना है कि किससे है ना, ये आपसे पूछा गया है। लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, बट इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख के लाता हूँ आपके लिए, और फिर हम लोग इस सवाल को देखते हैं। मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका अल्फ़ाबेटिक्स का जो सवाल है, इसको आप जो अप्रोच करेंगे, वो आपका तरीका होना चाहिए कि इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें। पहले नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक ही ये तरीका है, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि सबका एक नंबर होता है। ठीक है, A से लेकर के Z तक का, A इज़ 1, Z इज़ 26। थोड़ा यहाँ पर याद रखेंगे कि जब भी आप इसको याद नहीं करना है, इसको एग्जाम में आप क्या कीजिए, एकदम क्विकली इसको लिख लीजिए। हार्डली मुझे लगता है 30 सेकंड्स लगेंगे। 30 सेकंड्स में आप एक बार लिख लेंगे तो बाकी सवाल आपके आराम से होने लग जाएंगे, हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर उधर टाइम लगने लग जाएगा। तो बेहतर है कि एक बार 30 सेकंड लगा करके बाकी सवाल अगर 30 सेकंड में कर ले रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर टू कि आप ये नहीं लिख रहे हैं और दिमाग में कुछ कैलकुलेशन चला रहे हैं। अगर आपका दिमाग तेज है तो वेल एंड गुड, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं या लोअर जो स्टूडेंट हैं जिनको टाइम लग रहा है इन चीज़ों में करने में, ठीक है, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया अप्रोच है कि आप ये नंबर लिखिए। ठीक है, एक दो चेक्स लगाइए यहाँ पर। चेक्स क्या लगाना है, पहला चेक तो ये है कि M जो है 13 नंबर है। ठीक है, M 13 नंबर है। चेक कहने का क्या मतलब है कि आप ये नंबर लिख रहे हैं, मतलब ये आप ये लिख रहे हैं और बीच में मान लीजिए आप 9 भूल गए, है ना, 9 भूल गए और उसके बाद पता चला कि यहाँ पर 27 पहुँच गया, Z जो है वो 27 हो गया और आप 27 मान करके काम कर लिया। फिर आप 27 पर रियलाइज़ किए, ठीक है, जब आपने 27 लिखा तब आपने रियलाइज़ किया कि यार Z 27 थोड़ी होगा, Z तो 26 होगा। तब आप खोजने निकले कि भाई कौन सा नंबर मिस कर गया, है ना। तो ये काम नहीं करना है अपने को बीच में ही चेक्स लगाने हैं। ठीक है, एक तो आप इस पे लगा लिया, एक आप लगा लीजिए समवेयर अराउंड G पे। G जो है वो 7 है। ठीक है, 2-4 दिमाग में जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सब क्लियर होते चला जाएगा। उसी तरह से T जो है तेजस्वी जी, है ना, तेजस्वी यादव जी, तो T जो है वो 20 है। अब याद कीजिए, तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि वो क्या खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा बोला था उन्होंने। तो इसीलिए तेजस्वी जी जो है वो क्या खेलते हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। ही वॉज अ क्रिकेटर, ठीक है, उन्होंने मतलब लोअर लेवल्स पे काफ़ी क्रिकेट खेली है, राइट। तो ये T20, तो तेजस्वी जो हैं वो इतने तेजस्वी हैं कि वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, और अगला जो लगाएंगे आप लोग चेक, वो 26 पर लगाइए चेक। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही लग जाएगा। 26 जो आखिरी है, तो याद रखना है कि 26 Z जो है वो 26 नंबर है। ठीक है, M 13 है, G 7 है और तेजस्वी T20 है। ठीक है, T जो है वो 20 है। ये 4 अगर चेक लगा देंगे तो इसको लिखने में गड़बड़ी नहीं होगी। बस लिखते टाइम को याद रखना, हाँ G पर नंबर 7 आ गया मतलब ये सही लिख रहे हैं, M पर 13 आ गया मतलब सही लिख रहे हैं, T पे 21 आ गया
अरे यार T20 होना चाहिए था, बस आपको कितना दूर चेक करना रहेगा, इतना ही दूर चेक करना लगेगा। तो ये आप प्रैक्टिस जैसे ही करेंगे तो ये दिमाग में आपके क्विकली घूमने लग जाएगा चीज़, ठीक है। वंस यू हैव रिटन दिस, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं। UDVA एंड CDLI, सवाल शुरू करें। UDVA, ठीक है, CDLI। U का नंबर लिखिए, U कितना है, U है हमारा 21, D हमारा 4 है, V 22 है, A हमारा 1 है। C कितना है, C 3 है, D 4 है। दोस्तों यहाँ पर ना एक छोटा सा मिस्टेक है ना, इसको सही कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में। CDLI नहीं था, CLDI है, CLDI है ना। क्वेश्चन में भी सही कर लेते हैं। CLDI, ठीक है। अब L का क्या नंबर है, L का नंबर देखिए, L का नंबर 12 है, L इज़ 12। D क्या है, D आपका 4 है, 4 है। और लास्ट क्या है, I है ना, CDLI, I का क्या है, 9 है। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि कैसे यहाँ पे पहुँचना है हमको। तो इस पे गौर कीजिए कि क्या इसमें ये मिल रहा है। अब गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 21, ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है +8 है ना, 8 + 4 12 होता है। ये भी दिख रहा है +8 है, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है वो ये है कि ये भी +8 है और ये भी +8 है, ठीक है। 21 + 8 = 29, ठीक है। 29 चूँकि 26 ही लेटर है हमारे पास, तो हम लोग 26 को माइनस करेंगे, =3, और ये 3 आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाइज फॉर 22 + 8 = 30, और 30 में से 26 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि 8 का एडिशन हो रहा है। नाउ दिस हैज़ टू बी वेरीफाइड, ये जो पैटर्न है हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द अदर एग्जाम्पल दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या प्रोवाइड है, AJBG IRJO, AJBG IRJO, ठीक है। A तो हमको पता है 1 है, ठीक है, ये 1 है। ये I कितना है, 9 है। J है आपका 10, R है 18, B है आपका 2, J है आपका 10, एंड G है आपका 7, एंड O है आपका 15। यहाँ भी देख लेंगे आपकी 8 का एडिशन है ना, +8 है, सभी में +8 है। तो समझ में आ गया हमको कि जो भी हमको दिया हुआ है ऊपर, तो पहला जो आपका लेटर्स दिए हुए हैं उनसे 8 आगे आपके जो नेक्स्ट वाले हैं वो हैं। तो यहाँ से सीधा आ गया YHZE का निकालिए, ठीक है। YHZE लिख लेते हैं, YHZE। तो Y कहाँ है, Y आपका 26 है, ठीक है। सॉरी वो तो Z है, सॉरी वेरी सॉरी, आई एम, Y 25 है, YZ 25 है। तो 25 + 8 कितना होता है, 33, 33 - 26 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 कौन सा है, 7 आपका G है, तो इधर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। H क्या है, H इज़ 8, 8 + 8 16, 16 कौन है, 16 P है, GP। नेक्स्ट है Z क्या है, 26, 26 + 8 = 34, 34 - 26 = 8, H। E क्या है, E आपका 5 है, 5 + 8 13, 13 कौन सा है, 13 M है। तो GPHM, इसका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ये हमने कैसे अप्रोच किया, ये मैंने आपको बहुत स्लोली बताया है। थोड़ा सा हम लोग इसको अब तेज़ करेंगे, जब आगे सवाल ऐसा आएगा तो हम लोग इसको तेज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक आपको क्लियर कर दिया है। अब वो बेसिक का बात नहीं है, तो हम लोग चीज़ों को थोड़े स्पीड में लेकर चलेंगे। फाइंड X, 25 सवाल हैं, 19वें पर है हम लोग। फाइंड X, अभी अगेन ये रेशियो प्रोपोर्शन नहीं है, इसका जो इससे रिलेशन है सेम इसका इससे रिलेशन है, सेम इसका इससे रिलेशन है। तो 16 × 5 =
इसको देख के ही पता लग रहा है कि अब कुछ तो लगाना पड़ेगा ना दिमाग कि भाई कैसे पहुंचेंगे हम लोग 85 पर। तो 16 5 80, 16 इंटू 5 प्लस 5 है, 16 5 80, 80 सॉरी 80 प्लस 5 85। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए इस पे, सेम चीज़ यहाँ लग रहा है क्या, वेरीफाई कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर लगना चाहिए। तो 28 इंटू 5 प्लस 5, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 28 5 जा कितना होता है, 140 होता है, 140 प्लस 5 ये हो गया 145। मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो है ये वेरीफाई कर रहा है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको लगा क्या मिलेगा, 23 इंटू 5 प्लस 5, 23 5 जा कितना होता है 115 प्लस 5 120, है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट द ट्रायड दैट इज एनालॉगस टू द गिवन ट्रायड। ठीक है, अब जो ये ट्रायड दिया हुआ है, तो ट्रायड जो है आपको कैसा दिया जा सकता है कि ऐसा ज़्यादा रेशियो टाइप का दिखा रहा हो, रेशियो नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा एग्जाम में। और लिखा होगा, मैंने यहाँ पर बहुत कम स्टेटमेंट लिखा है, सीधा सवाल ही लिखा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब आपको भरपूर लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, मैथ्स का सवाल नहीं है, इसलिए आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन ट्रीट ना करें। ठीक है, तो ये बोला है ट्रायड। ट्रायड मतलब क्या होता है, ट्रायड। ठीक है, तो 3 ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में कुछ रिलेशन शेयर करते हैं। सेम रिलेशन का एनालॉगस मतलब क्या होता है, सेम होता है। सेम रिलेशन का कौन सा इसमें है। ठीक है, तो इसमें जो क्या है कि अपने को कुछ कुछ पैटर्न लगाने पड़ते हैं, इसमें कुछ कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगेगा, पहले तो यही दिमाग लगाते हैं कि यार 505 है, उससे 604 बन जाए, 604 से आपका 217 बन जाए। ठीक है, तो चूंकि मैं तो ये सवाल तैयार करके लाया हूँ तो मुझे तो पता है इसको कैसे अप्रोच करना है। तो इस तरह से बहुत सारे अप्रोच आएंगे। तो यहाँ जो अप्रोच मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, बट ये हर जगह नहीं लगेगा, हर जगह अलग अलग अप्रोच लग सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, दिमाग को आपको रीजन करवाना है कि भाई कैसे होगा। राइट, तो यहाँ एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तरीका कहने का मतलब इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके सवाल होंगे, सारे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। तो इसको जो करने का तरीका है, तो अभी दिमाग फालतू मत लगाइए इसमें। इसको करने का तरीका है, ये जो है आपको 10 हो जाता है। सम ऑफ द डिजिट इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10। तो ये 10 किस में आ रहा है देख लेते हैं। 4 4 8 2 10, 2 2 6, ये इसमें आ जा रहा है। जरिए ना, 4 4 8 2 10, ये 10 हो गया। 6 4 10, 10 हो गया। 6 4 10, 10 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, तो क्या दिमाग लगाया हमने कि सम ऑफ द डिजिट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, उसी पैटर्न में जो हमारा आंसर में है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि रेड क्रॉस इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल। अगेन रेड क्रॉस हॉस्पिटल से उस तरह से रिलेटेड है जैसे कि व्हील कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो रेड क्रॉस जो है हॉस्पिटल में, रेड क्रॉस का क्या काम होता है, रेड क्रॉस इज सिंबल ऑफ कह सकते हैं आपकी ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे ही आप रेड क्रॉस देखेंगे तो आपको लगेगा एम्बुलेंस वगैरह चल रहा है या फर्स्ट एड बॉक्स है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे। मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में कि कोई बीमार है जिसको ट्रीट किया जा रहा है। तो रेड क्रॉस इज सिंबल ऑफ ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होता है। उसी तरह व्हील जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो सिंबल है प्रोग्रेस का, है ना। ये आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। अगेन ये आपका वही वाला सवाल आ गया, SVG OZC। ठीक है, तो हम उसको यहीं पर लेकर के आते हैं ऊपर से। लीजिए अल्फ़ाबेट ही ले आए उठाकर कौन इतना दिमाग लगाए, है ना। अब क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने दोस्तों अपने को। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में ही सीधा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। S कितना नंबर है, S है हमारा 19 नंबर है ना। और O कितना नंबर है, O है हमारा 15 नंबर है। यानी कि S से O जाने के लिए 19 - 15 -4 जा रहा है ना। तो इसको सीधा ऊपर क्या करेंगे हम लोग, -4 लिख लेंगे, -4। V से Z जाना है, V कितना नंबर है 22, Z कितना नंबर है 26, 22 - 26 - 22 इज 4। तो ये 4 आगे जा रहा है ना, +4 आगे जा रहा है, ये प्लस। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा हो रहा है बट दिख रहा होगा। G से C जाना है, G इज 7, C इज 3, तो ये -4 में जा रहा है। तो वेरीफाई कर लेते हैं कि इसकी यहाँ भी लागू हो रहा है कि नहीं। K से हमको G जाना है, K कितना नंबर है, K है 11 नंबर, 11 से G है हमारा 7 नंबर। तो 11 7 में से 11 -4 हो जाएगा। ठीक है, D से H जाना है, D जो है हमारा 4 है और H है 8, तो ये 4 जा रहा है। और U जो है Y से U जाना है, तो ये भी आपका 4 जा रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वेरीफाई हो गया कि यही रिलेशन है।
दोनों में। अब आप देखिए कि हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच कर रहा है। एच और डी में देखिए, एच 8 नंबर है, डी 4 नंबर है, ये मैच कर गया, ये दोनों मैच कर गया ना, माइनस में है। एम से आगे एम कितना नंबर है, एम इज़ 13 एंड आर इज़ 18, ये 5 आ गया है ना, एम 13 आर इज़ 18, तो ये 5 आ गया, प्लस 5 आ गया, यानी कि ये वेरीफाई नहीं हुआ। सी है आपका 3 एंड वाई है आपका 25, तो ये भी 4 आ जा रहा है, -4 आ जा रहा है, करके आप देखिए -4 आ जाएगा ये। एल से पी देखिए, एल इज़ 12 और पी कितना है 16, 12 16 +4 आ गया, ठीक है, ये +4 आ गया। क्यू से एम कितना जा रहा है, क्यू इज़ 17, एम इज़ 13, तो -4 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई करके ये आपका आंसर हो गया। जहाँ पर आंसर मिल जाए वहीं आपका ये सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग आगे भी यूज़ कर लेंगे। सॉरी, हाँ, अब एक ही स्क्रीन पर सब हटाना है तो छोटा बड़ा तो थोड़ा दोस्त करना पड़ेगा ना। चलिए, फाइंड द एनालॉगस टू ट्राइड, ये 3 ट्राइड दिए हुए हैं आपको, 2 ट्राइड दिए हुए इनफैक्ट, और आपको निकालना है कि एनालॉगस कौन सा है। ठीक है, के कितना है, के का नंबर है हमारा 11, के इज़ 11, एन इज़ एन कितना है 14, 14 - 11 कितना होता है, +3 होता है, ये +3 दे रहा है। सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये +3 ऐसे नहीं, इसका जो रिलेशन आएगा ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का मिस्टेक ना करें, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन है ना, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, ऐसे आएगा। ये मैंने क्या किया था, ऐसे कर सीधा कर दिया था, वो चीज़ गलत हो जाता है। इंडिविजुअल ट्राइड जो है वो आपस में किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमको देखना है। ठीक है, चलिए, के से एन, वैसे यहाँ भी एन ही है तो यहाँ पे भी +3 ही आ जाएगा, एन इज़ 14 एंड के इज़ 11, तो 14 - 11 इज़ +3। जी से आई, जी है 7, आई है 9, तो +2 है ये। ठीक, एन से पी, एन कितना है, एन इज़ 14, पी इज़ 16, तो ये +2 है। एंड आई से एस, आई कितना है, आई है आपका 9 है, एंड एस है आपका 19, तो ये 10 आ गया, +10 आ गया। ठीक है, तो ये जो के से एन जो है, के जी से एन आई जो है वो +3 एंड +2 आगे है। ठीक है, एन आई से पी एस जो है वो आपका +2 एंड +10 आगे है। उसी तरह से एन जे, अब ये वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर लागू होता है कि नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर n जो है वो q में क्या रिलेशन है, q है आपका 17, n है आपका 14, तो ये +3 आ गया। j जो है वो आपका क्या है, j 10 नंबर है, और l कितना नंबर है, l 12 नंबर है, तो 12 - 10 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये पहला वाला तो वेरीफाई हो गया, सेम आ रहा है। ठीक है, अगले वाले पर चलते हैं। q से s चलिए, q कितना नंबर है, q कहाँ गया रे, q 17 नंबर है, और s नंबर कितना है, +2 आ गया। और l से v जाना है, l से v जाना है, l कितना है 12 है, और v कितना है हमारा, v 22 है, यानी कि +10 आ गया। मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि पहले वाले से जो दूसरा वाला है, एक ट्राइड में पहला वाला जो एक्सप्रेशन है उससे जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है वो +2, 3 एंड +2 रिस्पेक्टिवली आगे है, और जो थर्ड वाला है वो सेकंड वाले से +2 एंड +10 आगे है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा हो रहा है। Q से T देखिए, Q से T, Q कितना है, Q है आपका Q 17 है, Q 17 है, और T कितना है, T है आपका 20। तो गौर कीजिए कि 20 - 17 कितना आ जाता है, 3 आ जाता है ना, +3 आ जाता है। मतलब कि ये तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो R से T का वही रिलेशन तो नहीं होगा, R कितना है 18 है, 18 T कितना ये है, तो ये +2 आता है ये, यानी कि दोनों ही R वाला जो है वो गलत हो गया। तो ये दोनों R वाला जो है हमारा गलत हो चुका है ना। बचा हमारा ये, चूंकि मुझे ऐसे ऑप्शन दिख गए कि जिसमें Q से T का रिलेशन है और R से भी T का रिलेशन है, तो Q से T का रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो R से T का रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, वही अगर ऑप्शन अलग होता तो फिर हमको अलग से चेक करना पड़ता। चूंकि मुझे टी दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने ये चेक कर लिया शुरू में ही, तो मुझे ये पता चल गया कि ए या बी में से कोई इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला चेक करते हैं। M से O, M इज़ 13 एंड O इज़ 15, 13 - 15 इज़ 2, ये सही हो गया।
पहला वाला तो सेटिस्फाई कर गया, तो सेम ये भी सेटिस्फाई कर गया होगा, है ना। तो ये भी वी है और ये भी वी है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो पता है ए बी में से ही कोई ऑप्शन होने वाला है और दोनों में ही वी है, वो भी नहीं चेक करना था, मैंने गलती से चेक कर दिया, वो भी नहीं चेक करना था। हमको जहाँ डिफरेंस है वहीं चेक करना है, कंसिडरिंग कि हमको दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये बात पता चल चुका है। ठीक है, तो जेड है और वाई है, तो देखिए आप ओ से जेड कितना है, ओ है आपका 15 और जेड है आपका 26, यानी कि ये 11 हो गया, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि वाई वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आखिरी के 2 सवाल हैं, थोड़ा अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना दोस्त। ओके, अच्छा चुप, एक है और सवाल है ना। अगला सवाल है कि आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल से मैंने जो 3 साइड्स है वो 4 साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो 4 साइड जो है कितने में कन्वर्ट होगा, तो देखने में ही पता चल रहा है कि एक जो साइड है वो बढ़ गया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक साइड बढ़ जाएगा, यानी कि 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स है, यहाँ पे 5 साइड्स हो जाएगा। अब 5 साइड्स क्या है ऑप्शन में, ये तो 6 है, ये 4 है, ये 0 साइड्स है, ये 5 साइड है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो बढ़ रहा था, ये हमारा रिलेशन में था। आखिरी सवाल, फाइंड द पैटर्न दैट मैचेस विद द गिवन पैटर्न। करेक्ट, तो क्या दिखता है आपको, ये देखिए, मुझे क्या दिख रहा है ये मैं बता रहा हूँ आपको। 2 इंटू 4 इज मैंने 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, 10 इंटू 2 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40, है ना। तो हो क्या रहा है कि 2 से गुना हो जा रहा है, जो ये नंबर है ये 2 से गुना हो जा रहा है, यानी कि ये जो है डबल इसका है और ये जो इसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल वाला किस किस में सेटिस्फाई कर रहा है वो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो 7 का डबल 10 है, सॉरी 7 का डबल 14 है, 14 का डबल 28 होता है, यानी कि ये गलत हो गया। 5 का डबल 10 है, 10 का डबल 20 है, ये सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस वाले फैक्टर को एनालाइज नहीं किया हुआ है, इसलिए हम अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। 15 का 30, 30 का 60 होता है, ये गलत हो गया। 20 का 40, 20 का 80, ये भी गलत हो गया। मतलब कि ये इसका आंसर सही निकल गया, यहाँ से ये चीज़ निकल गया कि ये जो डबल वाला जो हमने अभी देखा था फंडा, इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकल गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चूंकि हमने पूरा पैटर्न को एनालाइज नहीं किया है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर जाए। इन्होंने ऐसा सवाल नहीं बनाया है, लेकिन बनाना चाहिए था, मतलब इसमें ये डालना चाहिए था कि कंफ्यूज हो स्टूडेंट, है ना, तभी तो रीजनिंग का सब मजा आएगा। राइट, तो इसका हम लोग जो पूरा पैटर्न है वो एक बार देख लेते हैं। तो क्या है कि 1 2 4 8 है ना, तो और क्या है 9 10 20 40। तो आधा पैटर्न तो हमने देख लिया था। आधा पैटर्न क्या था कि जो भी ये नंबर है इंटू 2 कर दो तो ये नंबर मिल जाता है, इस नंबर को इंटू 2 कर दो तो ये नंबर मिल जाता है। सेम चीज़ अप्लाइज फॉर हियर, इंटू 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया था। ये क्या था है, ये क्या था, तो ये दोस्त ये आपका था, इसमें 1 ऐड कीजिए, 1 + 1। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या करना था आपको, +1 + 1, है ना। तो पहला नंबर से दूसरे नंबर जाने के लिए +1 करना था, दूसरे तीसरे जाने के लिए ×2 करना था, तीसरे चौथे जाने के लिए ×2 करना था। तो इसी के साथ हमारा पहला खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी इस सीरीज़ में अब कितने वीडियोस आएंगे मुझे खुद ही नहीं पता, जितना संभव होगा मैं प्रैक्टिस करवाते चलूँगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करते चलूँगा, प्रैक्टिस करवाते चलूँगा। ठीक है, तो जो भी प्लेलिस्ट बनाऊँगा ना मैं इसका इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो किसी भी वीडियो की इस सीरीज़ किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और उस डिस्क्रिप्शन में आप जा करके, मतलब डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वो लिंक पर क्लिक करके आप पूरा प्लेलिस्ट खोल के सारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने ये देखा, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आपके 25+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST में हैं तो आई गेस 12 13 15 तक में हो जाना चाहिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है
वीडियो। टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।